Assalamu alaikum dear students. Today's lecture is about vector atomic model. अच्छा, इससे पहले जो हमने जितनी भी चीज़ें की उसमें हमने पहले ये देखा कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन गर्दिश करता है किसी भी न्यूक्लियस के गिर्द इन ए सर्कल, तो वो बिल्कुल एक करंट लूप की तरह बिहेव करता है। जैसे कि करंट लूप अपने इर्द गिर्द आपने एम्पेयर्स लॉ वगैरह में पढ़ा होगा कि एक घूमता हुआ चार्ज है वो मैग्नेट बन जाता है और वो जो लूप होता है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। वो आपको मैंने असाइनमेंट्स में जो लास्ट असाइनमेंट दी थी उसमें भी सारी यही चीज़ें मैं पूछ रहा था आपसे कि बेसिक आपका कॉन्सेप्ट बन जाए कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है किसी दायरे में तो वो कैसे मैग्नेट बनाता है। सिमिलरली हमने एक स्पिन का भी कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको देख लिया कि जब इलेक्ट्रॉन की अपने भी गिर्द अगर घूमे, इलेक्ट्रॉन की गर्दिश करंट है और करंट बेसिकली एक मैग्नेट है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन अपने गिर्द भी घूमता है, स्पिन का जो कॉन्सेप्ट है, तो उसमें भी वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अच्छा, अब हम अगर थोड़ा सा इसमें इस चीज़ को देखें कि लेट सपोज हमारे पास एक ये सर्कल है, ये मैंने सर्कल बनाया, इस सर्कल में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो जब ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ऐसे और पूरा एक चक्कर लगाएगा, वापस इधर आएगा, तो ये एक लूप बनाएगा। लेकिन ये जब इधर मूव कर रहा है तो उसमें ये अपने इर्द गिर्द भी ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। जिस तरह गाड़ी जा रही होती है एक सर्कल में अगर जा रही है, एक गाड़ी एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रही है, प्लस उसके व्हील जो है वो अपने गिर्द भी घूम रहे हैं। तो कौन सी मोशन ज़्यादा है, व्हील्स की मोशन या गाड़ी की पूरे सर्कल में चक्कर लगाने की मोशन? यस, अगर आप इसको थोड़ा सोचो तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो व्हील्स की मोशन है, स्पिनिंग जो है, वो मोशन ज़्यादा है। तो एटम में भी इस तरह जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो स्पिनिंग ज़्यादा है और ऑर्बिटल मोशन कम है। तो जो मैग्नेट बनेगा स्पिन की वजह से, उसका भी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द मैग्नेट फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब ये जो वेक्टर एटॉमिक मॉडल है, इसमें हम ऑर्बिटल मोशन की वजह से बनने वाला मैग्नेट प्लस स्पिन की वजह से बनने वाला मैग्नेट, इन दोनों मैग्नेट्स को हम कंसिडर करेंगे। इनका इंट्रोडक्शन हम पहले कर चुके हैं। तो अब देखते हैं कि वेक्टर एटॉमिक मॉडल में हमने इसको कैसे इनकॉर्पोरेट किया और फिर इस मॉडल ने हमें एटम को समझने में क्या मदद दी। अच्छा, अब पहले ये देखते हैं कि जो लिमिटेशंस थी, तो बोहर एटॉमिक मॉडल एंड उसके बाद हमने पढ़ा समरफील्ड एटॉमिक मॉडल, वो क्या थी और उनको रिमूव करने के लिए कैसे फिर इसने रोल प्ले किया है। और अच्छा, इससे पहले जो हम देखते थे बोहर और समरफील्ड में, कि बोहर ने डिफाइन किया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, बट कुड नॉट प्रिडिक्ट द फाइन स्ट्रक्चर। हाइड्रोजन का भी स्पेक्ट्रम था, उसमें बाल्मर सीरीज को एग्जैक्ट वो कर रहा था। इस चीज़ को हमने पहले पढ़ी थी। लेकिन जब हमने देखा कि एक ट्रांजिशन जो है उसकी लाइन मज़ीद स्प्लिट हो रही है और मज़ीद उसमें लाइंस बन रही हैं जिसको फाइन स्ट्रक्चर कहा था, तो बोहर उसमें completely failed हो जाता है। Summerfield gave the same idea of fine structure lines but could not predict the exact number of fine lines. अब समरफील्ड ने जो अपना मॉडल दिया जिसमें उसने कहा कि इलिप्टिकल ऑर्बिट है, अब इलिप्टिकल ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट में चले इस बात की थोड़ी सी हमें समझ आ गई कि फाइन लाइंस आती हैं क्योंकि वो जो ट्रांजिशन थी उसमें हमने उसको देखा था। लेकिन वो फेल होगी कि वो नंबर ऑफ फाइन लाइंस कितनी होंगी, एक है, दो हैं, तीन हैं, तो वो प्रिडिक्शन समरफील्ड ने सही नहीं की। एक और मसला जो उस मॉडल में था कि कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम्स अदर देन हाइड्रोजन कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। हाइड्रोजन एटम को तो वो सही फॉलो कर रहा था, लेकिन व्हाट अबाउट हीलियम, नियॉन, आर्गन एंड अदर एटम्स, वहाँ पे
उसको हम अप्लाई नहीं कर सकते थे। एक और मसला, इंटेंसिटी ऑफ फाइन लाइंस कुड आल्सो नॉट बी प्रिडिक्टेड बाय द समरफील्ड। अब समरफील्ड इंटेंसिटी भी नहीं बता सकता कि वो वही बात जो पहले हमने कही है कि नंबर ऑफ फाइन लाइंस कितनी है किसी एक ट्रांजिशन की, तो उसको भी एग्जैक्टली नहीं बताता। एक और मसला जो अभी तक, अब तकरीबन हम ठहरे हुए थे 1915 तक जो समरफील्ड पढ़ा था, तो 1915 के बाद जो मसले थे कि जीमन इफेक्ट इसको एक्सप्लेन न कर सका, प्लस स्टार्क इफेक्ट की जो फॉर्म हमने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया। अब जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट है क्या, तो हमारे पास जीमन इफेक्ट वो आ जाता है कि जब हमने एक्साइटेड एटम्स को, या वो गैस जो हाइड्रोजन गैस हमने एक जार में ली होती है एक्साइटेड स्टेट में, और वो जब डी एक्साइट होती है तो वहाँ से स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं। इस पूरे सिस्टम को जब हमने रख दिया किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो मज़ीद डिवाइड हो गई फाइन लाइंस में। तो उसकी क्या वजह थी, वो बोहर समरफील्ड एक्सप्लेन नहीं कर सक रहे थे। स्टार्क इफेक्ट वो होता है कि अगर उस एक्साइटेड सिस्टम को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, यानी कि एक साइड पे हम पॉजिटिव प्लेट रख लें ऑफ द बैटरी, एंड ऑन द सेकेंड हैंड वी हैव द नेगेटिव प्लेट ऑफ द बैटरी, तो उससे भी जो फाइन लाइंस थी वो मज़ीद उनकी नंबर इंक्रीज़ हो गया। तो वो जो बिहेवियर था, इस बिहेवियर को भी बोहर समरफील्ड बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सक रहे थे। To remove the difficulties of the vector atomic model was introduced. अब ये तमाम डिफ़िकल्टीज इनको आगे ख़त्म करने के लिए और कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए वेक्टर एटॉमिक मॉडल को इंट्रोड्यूस कराया गया। एक और चीज़ यहाँ पे आप लोग नोट कर लो कि इससे पहले बोहर समरफील्ड में जब हमने उसको सॉल्व किया था, बोहर के वक्त ऑर्बिटल हमारे पास बोहर ने जो क्वांटम नंबर आपको दिया था वो था n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समरफील्ड ने आपको l दे दिया, यानी कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और फिर आपने एक और पढ़ा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये जो 3 क्वांटम नंबर से आपकी सारी फिज़िक्स, आपकी सारी केमिस्ट्री, आपकी सारी जो कॉन्सेप्ट ऑफ द एटम था वो इन 3 एटॉमिक नंबर्स पे रिवॉल्व करते थे। अब स्पिन का कॉन्सेप्ट जब आया, जो इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में, इस एटॉमिक मॉडल में पहली बार इनकॉर्पोरेट किया गया, उसके बाद आपके पास एक क्वांटम नंबर का इजाफा हो गया, दैट इज़ एस। अब एस क्वांटम नंबर, ये स्पिन क्वांटम नंबर, उसने ये सेट पूरा कर दिया 4 क्वांटम नंबर्स का। फिर उसी बेस पे जब पाली ने आपको पाली एक्सक्लूडेंट प्रिंसिपल दिया, जिसको आप लोग केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, तो यानी कि अब ये पाली ने क्या किया, एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको दिया है जिसको आप जानते भी हो। तो वो सारा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एक जो मिसिंग क्वांटम नंबर था उसको हमने डिफाइन किया। चलिए जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। देयर आर मैनी बेसिक फीचर्स ऑफ द देयर मैनी सॉरी यार देयर आर मेनली 2 बेसिक फीचर्स ऑफ द वेक्टर एटॉमिक मॉडल। अब ये जो वेक्टर एटॉमिक मॉडल था, इसमें आप 2 फीचर्स को देखेंगे। उनमें से एक है स्पेटियल क्वांटाइजेशन, या इसको हम दूसरे वर्ड्स में स्पेस क्वांटाइजेशन भी कहते हैं। स्पेस क्वांटाइजेशन है, और दूसरी है स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के स्पिन का कॉन्सेप्ट उसने दिया और स्पेस के क्वांटाइज होने का उसने आपको जिक्र किया। अब आज के लेक्चर में इसको हम सिर्फ अपनी बात को महदूद रखते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन के अराउंड, और फर्दर इसको हम डिस्कस करेंगे। स्पेस क्वांटाइजेशन को भी डिटेल में देखेंगे और स्पिन को भी देखेंगे, वो फर्दर आने वाले लेक्चर्स में। अब बोहर ने क्या कहा था, बोहर डिफाइंड ऑर्बिटल क्वांटाइजेशन फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम का जो पास्टुलेट था। बोहर ने कहा था कि L = mvr nh/2 पाई, यहाँ से उसने
ऑर्बिट्स की क्वांटाइजेशन बताई थी, और वो आइडिया जो रदरफोर्ड ने आपको दिया। थोड़ा सा वही बैकग्राउंड दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। रदरफोर्ड का मेन जो एजम्पशन था, जो उसने अपने एक्सपेरिमेंट की बेस पे कहा था, उसने कहा था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में मिले हुए नहीं हैं, रादर एक दूसरे से अलग हैं, पहली बात। अब दूसरी बात, अगर मिले हुए नहीं और अलग हैं तो स्टैटिकली एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रह नहीं सकती ड्यू टू देयर अट्रैक्शन होगी और वो आके एक दूसरे के साथ टच हो जाएंगे, जिसके बाद मसला हो जाएगा। तो हमारे पास जो मेन चीज़ बचती है कि कॉन्सेप्ट किस तरह होगा, इलेक्ट्रॉन होगा तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा न्यूक्लियस के गिर्द। रदरफोर्ड ने कहा था न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो उसका मतलब ये था कि रिवॉल्व वो कहीं भी कर सकता है, उसके लिए कोई ख़ास रास्ता नहीं है। बोहर ने अपनी इस पोस्टुलेट से L इक्वल टू MVR जो NH/2π बनता है, जिसको NH कट या NH बार हम लिखते हैं, उसने आपको क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स की बात की कि ऑर्बिट या तो वो जो आपने रेडियस निकाला था 0.5 एंगस्ट्रॉम वाला, या यहाँ पे गर्दिश कर सकता है, या वो जो सेकंड ऑर्बिट है वहाँ गर्दिश करेगा, या थर्ड ऑर्बिट में गर्दिश करेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की मर्जी नहीं है कि वो कहीं भी गर्दिश करे। सो दिस इज़ योर फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो ये 2 डायमेंशनल उसने आपको दिया एक आइडिया ऑफ द एटम। इलेक्ट्रॉन यहाँ गर्दिश कर सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो उसने आपको क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स दी। अब ये स्पेटियल क्वांटाइजेशन या स्पेस क्वांटाइजेशन जो है, ये क्या बताती है आपको? स्पेस क्वांटाइजेशन सेज दैट द ऑर्बिट इज आल्सो क्वांटाइज्ड इन स्पेस। अब ये वाला जो ऑर्बिट है, जिसको मैं अक्सर कहता हूँ दिस इज द 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये चूड़ी की तरह नहीं है, ये है गुब्बारे की तरह। 3 डायमेंशनल मोशन है इलेक्ट्रॉन की। तो 3 डायमेंशनल मोशन गुब्बारे की तरह उसकी सरफेस के ऊपर किसी भी डायरेक्शन में, जिस तरह हमने वो पहले भी मैंने आपको क्लास में बताया था कि वो रिवॉल्व कर सकता है। अब ये स्पेस क्वांटाइजेशन जो है या स्पेटियल क्वांटाइजेशन जो है, ये आपको बताती है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन उस गुब्बारे के ऊपर भी एक ख़ास एंगल पे, एक ख़ास ओरिएंटेशन पे मूव करेगा। उसकी अपनी मर्जी नहीं है कि वो किसी भी ओरिएंटेशन में गर्दिश करे, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर ले। उसकी जो मुझे कौन बनेंगे जस्ट लाइक दिस, लेट मी ट्राई इट फॉर यू। अब वो ऐसे करेगा गर्दिश, या इधर करेगा, या लेट सपोज इस तरह से कर लेगा। अब उसकी ये मर्जी नहीं है कि वो लेट सपोज ऐसे जा रहा है, अपनी मर्जी नहीं है कि वो इधर भी चला जाए, इधर भी चला जाए। सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्बिट है, एक पर्टिकुलर एंगल है। दिस एंगल कैन बी दिस, इट कैन बी दिस, इट कैन बी दिस, इट कैन बी दिस एंगल, बट इट विल बी अ प्रॉपरली डिफाइंड एंगल्स। ये इस लेक्चर के एंड पे, यानी कि जो वीक है, आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि अगर एल एन की वैल्यू ये हो, एल की वैल्यू ये हो, तो उसके बाद इस ऑर्बिट की थीटा किस किस एंगल पे बन सकता है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं स्पेस क्वांटाइजेशन या स्पेटियल क्वांटाइजेशन। चलिए अब थोड़ा सा इसको मैं रीड आउट भी कर लेता हूँ। Space quantization says that the orbit is also quantized in space. It means that the orbit can have only some fixed orientations in which it can arrange itself. जो orientations हैं वो एक ख़ास एंगल पे होंगी जिसके अंदर वो गर्दिश कर सकता है। And the orbit cannot be formed anywhere around the nucleus. न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन की मर्जी नहीं है कि वो किसी भी रास्ते पे गर्दिश करे। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन की मर्जी नहीं है कि वो किसी भी ओरिएंटेशन में गर्दिश करे, वो बाउंड है। ये नेचर का एक लॉ है। अल्लाह ने इलेक्ट्रॉन को बाउंड किया हुआ है कि यू हैव टू ओबे दिस लॉ, यू हैव टू फॉलो दिस पाथ।
अपनी मर्ज़ी का रास्ता भी नहीं चूज़ कर सकते और अपनी मर्ज़ी की डायरेक्शन भी चूज़ नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रॉन बाउंड है इन दोनों चीज़ों को फॉलो करने के लिए। सो इन सम फिक्स्ड डायरेक्शंस, उसने घूमना है तो सिर्फ फिक्स डायरेक्शन में। दिस इज कॉल्ड स्पेस क्वांटाइजेशन। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब ये वाला जो आइडिया है, दिस इज टोटली क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना, क्वांटम मैकेनिकल आइडिया है। और क्वांटम मैकेनिक की जब हम बात करते हैं, पहले भी क्लास में हमने इस पर काफ़ी ज़्यादा डीप डिस्कशंस की हुई हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल भी उसको हम कंसिडर करेंगे, लेकिन उसका वेव बिहेवियर भी हम भूलेंगे नहीं। तो वेव पार्टिकल के तौर पे इलेक्ट्रॉन को हम ट्रीट करेंगे, वेव पार्टिकल की तरह करेंगे, तो उस पर वेव मैकेनिक्स लगेगी। न्यूटनियन मैकेनिक्स जो बॉल पे लगती है, जो बॉल की नेचर को बताती है आपको, या अर्थ की मोशन को डिस्क्राइब करेगी, मून की मोशन को डिस्क्राइब करेगी, इन तमाम चीज़ों में अर्थ, मून, बॉल वो पार्टिकल का मजमूआ है। उसको हम देख लेते हैं एज अ पॉइंट मैस। लेकिन इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल के साथ साथ वेव बिहेवियर भी होता है। तो इसको हमने जब वेव मैकेनिक्स का ये कॉन्सेप्ट है सारा, स्पेस के अंदर क्वांटाइजेशन वगैरह, यानी कि इलेक्ट्रॉन बॉल के साथ साथ थोड़ा सा वेव भी है। नाउ वी नीड अ रेफरेंस एक्सिस with respect to which we take the orientations of the directions। अब जिस तरह मैं आपसे कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन हर डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करेगा। इन फिजिक्स और इन द होल वर्ल्ड, हमारी जो डेली लाइफ है, इसमें भी एब्सोल्युटली हम कोई चीज़ नहीं लेते, एवरीथिंग इज रिलेटिव। तो अब हम जिस तरह कहते हैं कोई चीज़ मूव कर रही है, तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू समवन। सो अगर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गर्दिश की कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी ये वाली, तो हमारे लिए रेफरेंस कौन सा है, किस चीज़ को हमने रेफरेंस मानना है? तो रेफरेंस मानेंगे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हम इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई करेंगे। अब ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपके लिए इस स्टेज पे मुश्किल सा होगा, लेकिन अभी नेक्स्ट 3-4 स्टेप्स जो आ रही हैं उसमें आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। सो नाउ लुक फॉर दिस कॉन्सेप्ट कि इसका आंसर क्या है। हाउ टू चूज रेफरेंस एक्सिस for the electron? We need magnetic field, external magnetic field। अब ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम लगाएंगे, उस वही हमारा रेफरेंस होगा कि बाकी इलेक्ट्रॉन्स की वो जो डायरेक्शन है, छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करते हुए जो ऑर्बिट्स बनाई हैं, उसकी डायरेक्शन हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के किस पर्टिकुलर एंगल पे अपने आप को अरेंज करता है। ये है मेरी स्पेस क्वांटाइजेशन। आई एम रिपीटिंग दिस थिंग वंस अगेन, लिसन केयरफुली। इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम का, जब वो गर्दिश कर रहा है, तो पिछले टॉपिक्स में हमने यही पढ़ा है कि वो एक करंट बनाता है। और राइट हैंड रूल आपको ये कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट उसका जो करंट जाएगा वो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज करंट को अगर मैं यहाँ पे ड्रा कर लूँ, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है ये वाली, करंट जा रहा है इधर। अब अगर मैं राइट हैंड यूज़ करूँ तो ये डायरेक्शन बन जाएगी म्यू की। व्हाट इज़ म्यू? म्यू बन जाता है आपके पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एक छोटा सा मैग्नेट बन गया। यानी कि इस तरह से घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ये मुझे बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह नज़र आएगा, जिसका ये नॉर्थ पोल हो और ये नीचे वाला साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल हो। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ की तरफ ट्रेवल करती हैं, तो ये नीचे नॉर्थ, ऊपर साउथ। तो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक छोटा मैग्नेट होगा। अब ये मैग्नेट जो बनाएगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन इस ओरिएंटेशन में घूम रहा है, तभी उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये बनेगी। तो अगर ये इस तरह है तो रेफरेंस मैंने क्या करना है
एक बड़ा मैग्नेट रख लेना इधर नॉर्थ, इधर रखना है इसको साउथ। अब इस नॉर्थ और साउथ में हमने क्या किया, ये क्या करेगा, ये है साउथ, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल करेगा और ये नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ को अट्रैक्ट करेगा। तो ये वाला मैग्नेट ये थोड़ा सा घूमेगा, ऐसे घूमेगा कि इसकी जो डायरेक्शन है वो ऐसे बन जाए, जिसमें नॉर्थ की तरफ साउथ एंड और साउथ की तरफ नॉर्थ एंड। अब इसके अंदर एक टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, एफएससी में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है टार्क कैसे प्रोड्यूस होता है। अब ये वाला टार्क जो होगा विद रेफरेंस टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने अप्लाई किया है, तो उसको हम रेफरेंस मानेंगे। अब लेट वी हैव एन एटम इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये जो मैंने आपको बात बताई यही वाली है कि ये एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैंने लगा दी, यही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मेरी रेफरेंस फील्ड होगी, जिसके लिहाज से मैं डायरेक्शन मेजर करूंगा। द प्रोजेक्शन ऑफ द एटम ऑफ द रेफरेंस एक्सिस इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। प्रोजेक्शन का मतलब होता है साया। तो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन से इस तरह समझो जो साया होगा उसका वो एक स्पेशल एक ख़ास डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक ख़ास डायरेक्शन ओरिएंटेशन में ही घूमेगा, हर जगह नहीं मूव कर सकता। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर, अब ये जो कंसेप्चुअली इसको आप देखो तो जिस पॉइंट आपको याद रखने के हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज़ अ डायपोल। ये बात अभी मैंने आपको समझा दी कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, द टाइनी magnet of the atom presses around the external field and make a cone। अब ये वाला जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रीसेस किसे कहते हैं, प्रीसेस का मतलब ये घूमे, किस तरह घूमे, ये ऐसे घूमे कि ये एक ऊपर सर्कल बन जाए और दरमियान में ये कोन बन जाएगी। अब थीटा प्रीसेस किसे कहते हैं, बेसिकली हम अगर ये देखें कि ये इलेक्ट्रॉन है, लेट मी हैव